नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 10 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्विज शुरू होने से पहले एक बात, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस और सारे पीपीटीज की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। आगे चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द स्वामित्व स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं स्वामित्व स्कीम क्या है। स्वामित्व एक अब्रिविएशन है जिसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। फुल फॉर्म पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली विलेजेस का मैपिंग करना है इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। वो इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजीज क्या क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। इट इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। देखो, यूनियन की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है और स्टेट की तरफ से स्टेट के पंचायती राज डिपार्टमेंट से एंड स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ठीक है। और सर्वे ऑफ इंडिया जो है एजेंसी, वो भी इसमें शामिल है। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वायलेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। देखो, रूरल इंडिया में जो प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब के लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा स्वामित्व, राइट। इट इज ए स्कीम फॉर मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। मैंने आपको बताया था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे स्वामित्व स्कीम में। तो इसमें क्या क्या है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? एक तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब ड्रोन देखे होंगे। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है बेसिकली। तो इसमें कैमरास लगेंगे और विलेजेस की मैपिंग करेंगे। और एक है कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। देखो दोस्तों, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी बेसिक्स क्या है? बेसिकली सैटेलाइट डेटा की इस्तेमाल करेंगे। जैसे जीपीएस डेटा है, कोऑर्डिनेट्स के साथ पूरे विलेजेस का मैपिंग होगा। तो ये प्रिसिशन मार्किंग होगा बेसिकली, राइट दोस्तों। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। अगला, द मैपिंग विल बी डन अक्रॉस द कंट्री इन ए फेज वाइज मैनर ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 2020 टू 2024। 2020 से 2024 तक सर्वे होगी। The scheme will help in streamlining planning and revenue collection in rural areas and ensuring clarity on property rights। देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी राइट्स को लेके बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और रेवेन्यू कलेक्शंस को बढ़ाने के लिए रूरल एरियाज में ये स्कीम हेल्प करेगा। तो बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी और प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर क्लैरिटी लाने के लिए भी ये जो स्कीम है हेल्प करेगा। तो इसलिए जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स भी इसमें शामिल है, राइट दोस्तों। द स्कीम विल एनेबल क्रिएशन ऑफ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, जो ग्राम पंचायत को करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए। तो ये जो स्वामित्व स्कीम है ये बोल रहा है दिस विल एनेबल क्रिएशन ऑफ बेटर क्वालिटी जीपीडीपी। तो जीपीडीपी का बेटर क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन होगा स्वामित्व स्कीम से, क्योंकि बेटर मैपिंग होगा, बेटर रेवेन्यू कलेक्शंस होगा। क्यों? The Gram Panchayats are constitutionally mandated for preparation of Gram Panchayat development plans for economic development and social justice, right दोस्तों। प्रेजेंट कवरेज एरिया देखो, प्रेजेंटली हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में ये इंप्लीमेंट हो रहा है। धीरे धीरे सारे स्टेट्स में हो जाएंगे, राइट दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चन का तीनों स्टेटमेंट क्या क्या लिखा था? इट इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब ऐसे क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट ठीक से पढ़ने का। इसमें चारों लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। अगर इसमें और एक ऑप्शन दे दिया कोई और डिपार्टमेंट का तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ने का एक एक स्टेटमेंट। वैसे ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इट्स ए स्कीम फॉर मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड CORS। बिल्कुल सही है। The scheme is aimed at providing the record of rights to the village household owners in rural areas and issue property cards। देखो, ये मैंने बताया नहीं दोस्तों, ये भी सही है। The scheme is aimed at providing the record of rights। देखो, विलेज के जो हाउस होल्ड ओनर्स हैं उनको एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एक कार्ड टाइप का, नहीं तो ऑनलाइन इनको मिल जाएगा। इन रूरल एरियाज एंड इश्यू प्रॉपर्टी कार्ड्स, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, India has successfully test-fed the Rudram missile on October 9, 2020. Consider the following statements which are correct. वीडियो को पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या आया था। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट-फेड द रुद्रम।
दोस्तों रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको इंडिजिनियसली बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, और इसका टेस्ट फायरिंग हुआ हमारी इंडियन एयरफोर्स का Su-30 फाइटर से, जो सुखोई 30 फाइटर है जो हमने रशिया से खरीदा था, राइट। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स क्या होता है। दोस्तों एंटी रेडिएशन मिसाइल्स जो है ना, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के लिए बनाया हुआ है। अब सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस SCAD क्या है दोस्तों? देखो, जब भी कोई फाइट होता है, जब भी कोई अटैक होता है, तो क्या होता है, एनिमी नेशंस के पास भी तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम रहता है जो हमारी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करता है। उसको बोलते हैं सर्वेलेंस रडार्स, ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। ये सब क्या करें, ट्रैक करते रहेगा हमारी कौन कौन से एयरक्राफ्ट अटैक करने के लिए आ रहा है। तो हमें वो वार जीतने के लिए क्या करना होगा, इनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके लिए काम आता है हमारा रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। ये क्या करता है, ये जो जितने भी सर्वेलेंस रडार से ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, उसको ट्रैक करेगा और जाके उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करेगा, राइट दोस्तों। द मिसाइल इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO फॉर द IAF। ये सबसे पहला है इट्स काइंड में। सिमिलर मिसाइल नेम ब्रह्मोस इज देयर बट इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। ठीक है, ब्रह्मोस भी है पर वो इंडिया रशिया ने साथ मिलकर बनाया था। अब समझते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम क्या है। दोस्तों मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम जो है G7 ग्रुप ऑफ नेशंस ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब इसमें 35 मेंबर कंट्रीज है। दोस्तों ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग ग्रुप है, ठीक है, ये कोई लीगली बाइंडिंग ग्रुप नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं बनाया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सारे कंट्रीज के बीच में। क्या है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स कैपेबल ऑफ कैरिंग केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस करेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब क्या है, ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इसकी जो स्प्रेडिंग है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस का जो स्प्रेडिंग है, जो हमारी अर्थ के लिए एक चैलेंज है, हमारी ह्यूमंस के लिए एक चैलेंज है, इसको रोकेंगे। इट कंट्रोल्स द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल्स इन्वॉल्व्ड इन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर्टिकुलरली कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वारहेड्स ऑफ अबव 500 किलो पेलोड और मोर देन 300 किलोमीटर। देखो इसके एक क्राइटेरिया भी है। जितने भी WMD है ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, जो 500 किलो के ऊपर पेलोड लेके जा रहा हो, जो न्यूक्लियर वारहेड लेके जा रहा हो और जिसका रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, उसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाया है, राइट। मैंने और एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, ये कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है। तुम भी मत करो, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हेग कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। दोस्तों हेग कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। बैलिस्टिक मिसाइल की जो प्रोलिफरेशन है उसको रोकने के लिए हेग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था। अब हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगर MTCR से कंपेयर करोगे ना, इसमें बहुत ज्यादा, कम से कम 140 के करीब नेशंस ने रेटिफाई किया है हेग कोड ऑफ कंडक्ट। इंडिया भी किया है, ठीक। HCOC कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, कमिटमेंट्स एंड लिमिटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। देखो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें बहुत सारे जनरल प्रिंसिपल्स है, कमिटमेंट्स है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब दोस्तों हमारे स्टेटमेंट में चलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो गलत था क्या है, इंडिया हैज नॉट जॉइन द हेग कोड ऑफ कंडक्ट। इंडिया ज्वाइन किया है 2016 में, राइट दोस्तों। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, बिल्कुल सही है। मिसाइल इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO फॉर द इंडियन एयरफोर्स। इट इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, बिल्कुल सही है, ठीक है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, Gujarat State Fertilizers and Chemicals India Limited has launched an indigenous variety of calcium nitrate and boronated calcium nitrate on October 9, 2020. Consider the following statements which are correct. वीडियो को पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या आया था। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स GSFC ने इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन शुरू किया। ये एक बहुत खुशी की बात है क्योंकि अभी तक हम कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करते थे और इंपोर्ट मैक्सिमम करते थे हम चाइना से। वैसे इसराइल, नॉर्वे जैसे कंट्री से भी इंपोर्ट कराते थे पर चाइना से मैक्सिमम डिपेंडेंसी था। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि GSFC ने इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट की प्रोडक्शन शुरू किया है। दिस इज अ डिसिसिव स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भर कृषि। बिल्कुल सही बात है। इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट विल प्रोवाइड ए क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए चीपर रेट। सही बात है क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा तो फार्मर्स को एक चीप रेट में मिल जाएगा। इन ए स्टेटमेंट फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने यह बोला है GSFC का अभी का कैपेसिटी
टन पर ईयर है। ठीक है, 3-4 महीने के अंदर वो 15,000 का लेंगे और 1 साल के अंदर 30,000 टन पर ईयर कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन होगा, जो हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के लिए सफिशिएंट होगा। राइट, लास्ट ईयर इंडिया इंपोर्टेड अराउंड 1.25 लाख टन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एट ₹225 करोड़। देखो इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया था, 1.25 लाख टन। ठीक है, इतना इंपोर्ट किया, मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा है, और हमने मैक्सिमम किया था 76% फ्रॉम चाइना से एंड बाकी नॉर्वे एंड इसराइल से। अब चलते हैं स्टेटमेंट्स में। स्टेटमेंट 1 क्या था, कैल्शियम नाइट्रेट एंड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बिल्कुल सही है, कैल्शियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज ए वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। ये भी सही है दोस्तों। आपको मैं बताता हूँ वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर क्या है। जो भी फर्टिलाइजर्स हम खरीदते हैं ना, उसको हम पानी में डालकर जब मिक्स करके एक सोल्यूशन बना देते हैं। ये फर्टिलाइजर अगर पानी में सोल्यूशन बन गया तो ईजी हो जाएगा हमें डालने के लिए। वैसे कुछ फर्टिलाइजर क्या होता है, वो पानी में सोल्यूबल नहीं रहता है, तो हमें ऐसे ही डालना पड़ता है, फिर मिट्टी को वर्क ज्यादा रहता है, काम ज्यादा करना पड़ता है। वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स में क्या है, सीधा पानी में डालो, एक बकेट लेके उसमें पानी भर लो और उसमें डालो, मिक्स कर लो, सोल्यूशन बना लो, फिर आराम से हम डाल सकते हैं। तो ये भी एक वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है। राइट, लास्ट ईयर मोर देन 0.5% ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। बिल्कुल सही है, 76% एक रिपोर्ट में आया था, 76% ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट हमने इंपोर्ट किया था चाइना से। राइट, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1971। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1971 में ही फाउंड हुआ था, पर दिस इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एक बात तो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, इनके इंडेक्सेस है, ये सब मानते हैं, इसमें मैक्सिमम कंट्री से मेंबर्स रहता है। राइट, The World Economic Forum has announced that it will hold its annual meeting in Lausanne-Buggenstock, Switzerland from May 18 to 21, 2021। इनकी जो एनुअल मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मीटिंग मई 2021 में कंडक्ट होगा करके अनाउंस किया। एनुअल मीटिंग 2021 विल बी प्रेसिडेड बाय हाई लेवल डावोस डायलॉग्स। देखो दोस्तों, डावोस स्विट्जरलैंड की एक जगह है, उसमें मेंबर्स मिलते हैं और हाई लेवल मीटिंग होती है। हमेशा एनुअल मीटिंग के पहले डावोस डायलॉग्स होते हैं। तो ये दिस इज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीट। The World Economic Forum is based in Switzerland. It is a non-government organization that was founded in 1971. Right? इसकी primary mission क्या है? My primary mission of the forum is committed to improve the state of the world by connecting business, political and academic leaders of society to shape global, regional and industry agendas. देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है ना, सारे कंट्रीज को लेके बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। इससे पता चलता है कि एक एक कंट्रीज का स्टेट क्या है और रैंकिंग भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे रिपोर्ट्स है। वैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें इंडिया का पोजीशन था 112, 153 स्टेट कंट्रीज के सर्वे किए थे। अब देखो इसमें क्या क्या किया, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, मतलब मेन एंड वीमेन में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी कितना है, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना है, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये सब में मेल एंड फीमेल का पार्टिसिपेशन और किसको कितना प्रायोरिटी दिया जा रहा है, इसकी एक रिपोर्ट आया था। उसमें इंडिया का पोजीशन बहुत पीछे था, 112 था। तो इसी तरह बहुत सारे रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो इसकी प्राइमरी मिशन क्या है, टू इंप्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह की रैंकिंग देके इसको इंप्रूव करने के लिए, मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट्स क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाउंडेड इन 1971, ये गलत है, मैंने बता दिया। डावोस डायलॉग्स इज ए पार्ट ऑफ हाई लेवल एनुअल मीटिंग इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली, ये भी सही है। भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेजबेल एंड ऑरेंज ओक लीफ आर वेराइटीज ऑफ विच स्पीशीज। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन सी, बटरफ्लाई। दोस्तों, करीब 1 महीने पहले न्यूज़ में आया था, एक सिटीजन पोल कंडक्ट कराया था, किसके लिए, नेशनल बटरफ्लाई को सेलेक्ट करने के लिए। इंडिया में नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्रूट है, सब कुछ है, पर इंडिया में नेशनल बटरफ्लाई नहीं है। इंडिया इज ए होम टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बटरफ्लाईज, फिर भी इंडिया में एक नेशनल बटरफ्लाई नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ एजेंसीज के साथ मिलकर एक सिटीजन पोल कंडक्ट कराया, जिसमें
शॉर्टलिस्ट हुआ था करीब 10 से 15 बटरफ्लाइज। अब और शॉर्टलिस्ट होके वोटिंग देके 3 में रुक गया है। वो 3 कौन कौन से हैं? ये है इंडियन जेजबेल, ये है कृष्णा पीकॉक एंड ये है ऑरेंज ओकलीफ। ये दिखने में तो सुंदर है ही, पर इसका और भी क्वालिटीज है। क्या क्या है? एबिलिटी टू कैमोफ्लेज एज ए डेड लीफ। ये कहीं सूखे पत्ते में बैठ जाएगा ना तो पता नहीं चलेगा कि ये बैठा है कि नहीं, वो एक है। और इट विल एड फार्मर्स इन गेटिंग रेड ऑफ पेस्ट। छोटे छोटे पेस्ट जो होते हैं उसको एक खा लेते हैं, तो फार्मर्स को भी हेल्प करते हैं। तो इन तीनों में से ये एक हमें शॉर्टली पता चल जाएगा, इन तीनों में से ये एक हमारा बन जाएगा नेशनल बटरफ्लाई। The organizers will submit the names of the top 3 to Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The onus is on the center to choose one among them to join the ranks of Bengal tiger जो हमारा नेशनल एनिमल है, इंडियन पीकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड है, और इंडियन लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, बेनियन ट्री एंड मैंगो इज एट अनदर नेशनल सिंबल। तो नेशनल बटरफ्लाई एक नेशनल सिंबल बन जाएगा। राइट दोस्तों? तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। ये कल का क्वेश्चन था। Who among the following has been awarded with all of the 3 Padma Awards and the Bharat Ratna? तो all of the above is the answer। सत्यजीत रे को, बिस्मिल्लाह खान को और भीमसेन जोशी, तीनों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री मिला है। राइट? तो चलते हैं आज के क्वेश्चन में। द लोएस्ट रीजन ऑफ इंडिया विथ 500 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द रीजन बिलो सी लेवल, इट्स एलिवेशन रेंजेस फ्रॉम 0.6 मीटर अबव टू 2.2 मीटर्स बिलो सी लेवल। विच इज द प्लेस? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स एंड सजेशंस हर दिन जैसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस पीपीटी के भी पीडीएफ आपको शाम तक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।